अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो नहीं हुआ अभी तक, लिख लो। इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, आटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता, अपन तो आटम में जा नहीं सकते, तो अपन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने गए तो उसका मोमेंटम यानी वेलोसिटी बदल जाती, वेलोसिटी मालूम करने गए तो पोजीशन बदल जाती। कैसा बदलती सर? आप बोल दिए, हम समझ लेना क्या। हाँ, तो उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे पहले आपको। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सपोज इट इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पर घूमते रहे तो इसको लाइन से बता दिया आपको। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मेरे को मालूम कैसा पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा मालूम है, फोटॉन को, फोटॉन क्या है? लाइट है, यानी फोटॉन को फायर करा मैं, फोटॉन को फायर करा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में जब यही फोटॉन वापस निकला, यही फोटॉन वापस निकल गया, ये मैं फोटॉन भेजा मान लो आपको लाइमन सीरीज का, ये फोटॉन निकला मुझे बामर सीरीज का। कौन से सीरीज का? तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? बामर सीरीज। कौन से इलेक्ट्रॉन से टकराया है ये फोटॉन? अपना सेकंड ऑर्बिट के, सेकंड ऑर्बिट के टकराया ना। सेकंड ऑर्बिट बोल तो अपने को पोजीशन मालूम हो गई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लेकिन मेरे फोटॉन का एनर्जी कम हुआ ना। ये लाइमन सीरीज में 3, अल्ट्रावायलेट लाइट में 3, ये क्या बन गई? विजिबल बन गई। तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी वो कहाँ चले गई? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता ही यहाँ से ऊपर कहीं तो भी जंप कर दिया ना, समझ में आया? ये अगर ऊपर जंप नहीं करा तो दूसरा पोजीशन क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, पोजीशन बदल सकता। पोजीशन तो अपन डिपेंड कर दिया कि सेकंड ऑर्बिट से आ रहा बोल के, तो इसकी क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो अपन पोजीशन मालूम करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदली बोल तो वेलोसिटी बदल गई उसकी। वेलोसिटी बदलने का मतलब हुआ मोमेंटम बदला, यानी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी तीनों बदल जाती। मोमेंटम बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो या वेलोसिटी बोलो, ये तीनों के वैल्यू अलग हो सकते हैं, मीनिंग सेम रहेंगे। तो अपन क्या मालूम कर लिए? पोजीशन। तो बदल गई इसकी वेलोसिटी। अब अपन मालूम करने जाएंगे इसका वेलोसिटी। अपन यहां से फोटॉन को फायर करें, फोटॉन को फायर करें, मान लो एक वेलोसिटी x दे दी इसको, वेलोसिटी x। तो ये टकराने के बाद में इधर निकली, हो गया। अगर इसकी वेलोसिटी ये जो दिए वो सेम रही, नहीं रहती सेम, तो पहली कंडीशन है सेम नहीं रहती, तो बदलेगी वो क्या रहेंगी? मान लो y है, और ये फर्स्ट केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y बोल तो ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ न्यूक्लियस की वेलोसिटी कम है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दिया, अपनी एनर्जी इसको देते कि क्या बदल दिया? पोजीशन बदल दिया। ये जो वेलोसिटी आई ये किसकी आई? अपने को इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो मालूम हो गई, लेकिन इसकी पोजीशन बदल गई। तो पोजीशन, वेलोसिटी मालूम करे तो क्या बदल गया? पोजीशन। पोजीशन मालूम करे तो क्या बदल गया? वेलोसिटी। दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, वेलोसिटी का देखो बेटा, मैं फोटॉन फायर कर दिया, फोटॉन फायर करे तो वो कोलिजन कौन सा था? हेड ऑन कोलिजन था, मुझे नहीं मालूम। हेड ऑन कोलिजन बोलते इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था
और फोटॉन ऐसा जाके टकराया, या इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, ऐसा पीछे से टकराया, या ऐसा एंगल पे टकरा के निकला, वो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो देख ही नहीं सकता मैं, तो सिर्फ कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर बाहर। ये फोटॉन की वेलोसिटी x ले लिया, इससे टकराया, टकरा के वेलोसिटी बढ़ गई बोलते इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, इधर घूम रहा था, सामने से आता तो इसकी वेलोसिटी कम कर देता था ना, तो ये वेलोसिटी जो आई अपने को वो कम आई, तो अपनी ये इसकी वेलोसिटी थोड़ी ले लिया, यानी एनर्जी ले लिया, एनर्जी लिया तो क्या कर देंगे, अपना पोजीशन बदल जाएगा। लेकिन जो वेलोसिटी आई इसकी तो नहीं है ना, अपन x भेजे थे, y आई वो तो, यानी ये वेलोसिटी किसके, इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम हो गई, बदल गया क्या, पहले पोजीशन मालूम करे तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी मालूम करने गए तो पोजीशन बदल जाती, तो दोनों एक साथ मालूम नहीं कर सकते। हो गया? Impossible to find momentum and position of electron in an atom। एक ही आटम का, अलग अलग आटम का तो इसका पोजीशन, इसका वेलोसिटी मालूम करके बोल सकते हैं, लेकिन एक ही आटम का नहीं कर सकते एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब क्या होता, साइमल्टेनियसली। सो uncertainty is given by delta x into delta p equals to h by 4 pi। h by 4 pi, h का वैल्यू अपन सीधा ये नंबर में लिखेंगे इसको, 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। सो दिस वन इज 2 जा, हाँ बेटा 34, 3.2 जा, दिस वन इज 3 जा, दिस वन इज 3 जा, दिस वन इज 1 जा, नियरली 1/2 इंटू 10 to the power minus 34 किसके बराबर है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। और आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं आप लोग, 10 लिख लो इसको, 10 to the power minus 35 कर दो, दिस वन इज 2, 2 5 जा, 5 इंटू 10 to the power minus 35। इसका यूनिट क्या रहेगा, पोजीशन मीटर में लेंगे, ये किस में रहेगा, मीटर। मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, न्यूटन मीटर सेकंड। किसका ले रहा हूँ बेटा मैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ना इससे थोड़ा आगे जाएंगे अभी अपन, डेल्टा पी इज व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी, सिंस पी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, सिंस मास इज कांस्टेंट, मास क्या रहेगा, तो बदलने वाला कौन रहेगा, therefore v is variable, v is variable, so you can write therefore delta x into mass into delta v equals to h by 4 pi। So you can write delta x into delta v equals to h by 4 pi m। कोई डाउट इसमें? नाउ प्लीज, सिंस डेल्टा एक्स इंटू दिस कैन बी रिटन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स टू h by 4 pi m, since kinetic energy equals to
1/2 m स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई एम. पी इज नथिंग बट मोमेंटम स्क्वायर. ये कैसा है पहले कहीं बताया मैं, अभी बताया तो वापस. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. दोनों को इंटू कर लो, डिवाइड कर दो. चलो एम बी बाई हाफ एम बी स्क्वायर. हाँ बेटा बंद दो. क्या बेटा? तो इसका m तो नीचे ला लिया ना मैं. ये तो बेसिक फार्मूला सेंस बोल के वापस यहाँ से ही चालू कर रहा हूँ. नया फार्मूला लाना है तो पहले से चालू करना है, बीच में से कहीं से भी नहीं. ये बॉक्स हो गया ना, अब नया चल रहा. आपको दूसरा रिलेशन ला रहे पर देखो बेटा, इसको क्या करूंगा मैं, पी स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी. तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर होगा. अगर ऐसा हुआ तो वी स्क्वायर तो काट दूंगा मैं. चलो काट दिया. वी स्क्वायर गेट कैंसल्ड. 1m गेट कैंसल्ड. सो पी स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, 2m बचा. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इसको नीचे ला लो, पी स्क्वायर बाई 2m हो गया. मैं क्या लिखा है, वही लिखा ना. देखो काइनेटिक एनर्जी बोल तो पी स्क्वायर बाई 2m एच. तो अब यहाँ पर लगाएंगे अपन. सो देयरफॉर पी क्या हुआ, पी को स्क्वायर आना है. हाँ अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम. सो पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन राइट देयरफॉर डेल्टा एक्स इंटू, इसमें क्या चेंज नहीं होगा, 2m चेंज नहीं होगा, रूट 2m. लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से. इक्वल्स टू h बाई 4 पाई. तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h बाई मल्टीप्लाई करो 4 रूट, ये m अंदर ही है, 4 पाई यही लिख देंगे, 4 पाई ये रूट 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी. हाँ बेटा, यहाँ m, अच्छा तो ये m नीचे लाना है मेरे को, काइनेटिक एनर्जी नहीं. समझे? तो नए नए फार्मूले कुछ तो भी डिराइव करते हैं, पूछते क्वेश्चन. हाँ ये P इज इक्वल्स टू एम बी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. P इज इक्वल्स टू एम बी बाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये लिखा, इसको P स्क्वायर करा तो ये भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, हो गया. एम कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर कैंसिल, ये 2 ऊपर चले गया, 2m बन गया. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 2m. ये कुछ एक्ट पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन. एग्जैक्ट पाथ क्या है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट. यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी बोलते फिजिक्स में बोलते पाथ, और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे अपन, इंग्लिश में ट्रैजेक्टरी बोलते हैं. ट्रैजेक्टरी बोलते ये, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, सर्कल है. इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, स्ट्रेट है. ये यहाँ जाके यहाँ गिरा हो तो इसका ट्रैजेक्टरी पैराबोला है. तो ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रूल्ड आउट बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है ये ऑर्बिट पिरबिट कुछ भी नहीं रहते बोलते. समझ में आया? लेकिन नील्स बोर क्या बोले, ऑर्बिट रहते बोल के. हाँ अगर ऑर्बिट नहीं है तो अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या पोजीशन मालूम कर रहे हैं. तो पोजीशन मालूम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑर्बिट है ही नहीं. सेकंड वेलोसिटी,
वेलोसिटी अपन बोल मान के चल रहे कि ओनली इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा, तो ओनली इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो दूसरे पार्टिकल्स तो है ही नहीं न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता, दूसरा पार्टिकल रहता ही नहीं, क्योंकि दूसरा पार्टिकल फंडामेंटल में नहीं आता, वो तो किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से, अपन पढ़े थे अपन। सो नाउ it rules out the exact path, the presence of exact path for electrons, and also trajectory for particles identical to electrons. इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन के वैसा कोई पार्टिकल है वो भी नहीं मानता है। कौन? हेजनबर्ग क्या मानते हैं, सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं है, ये चीज को फॉलो करता। सो एक्सप्लेनेशन इन atom orbits orbit is imagination of Niels Bohr। सिर्फ इमेजिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, no other particle is present outside the atom, outside the nucleus, not atom, outside the nucleus, similar to electron. Next, second significance, just remember this principle is applicable to microscopic particles. Microscopic particles means very small particles, but not for macroscopic particles. Just explanation, one cannot find position and momentum of electron at a time. देखो बेटा, one can find position and velocity of earth। मालूम कर सकते हैं कौन से महीने में अपन? अगस्त। तो अगस्त में कौन सी पोजीशन है अर्थ की मालूम है अपने को, समझे? अगस्त में कौन सा टाइम है? समर सीजन चल रहा है अपने इंडिया के लिए या विंटर रेनी सीजन चल रहा है? रेनी। तो अपन सन के नज़दीक है, सन से दूर है? दूर है। पोजीशन मालूम हो, दूर है तो क्या है, स्लो चलेगा। क्या करेगा? स्लो चलेगा।
सो अर्थ के लिए मालूम कर सकते हैं क्योंकि बड़ा बॉडी है, बल्कि छोटे पार्टिकल्स के लिए अपन फाइंड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट, not applicable to even for the particles in order of milligram, मिलीग्राम का कोई पार्टिकल है, मान लो मिलीग्राम का पार्टिकल मतलब जैसे पेपर का टुकड़ा ले लिया अपन, वो मिलीग्राम में रहेगा उसका मास, उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते क्या अपन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो उससे बहुत कम वजन रहना, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, समझे। लेकिन डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए अप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन से लेके अर्थ तक अप्लीकेबल, कितनी भी बड़ी बॉडी रहने दो, कितनी भी छोटी बॉडी रहने दो। लेकिन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, अगर मिलीग्राम की भी बॉडी है तो उसके लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। जैसा एग्जाम्पल कंसिडर ए बॉडी whose mass is 1 milligram and moving with, कितने से बता सकते हैं बेटा, बोलो, विथ वेलोसिटी, बोलो आप 1 मिलीग्राम का बॉल दे दिया आपको तो कितनी स्पीड से फेंक सकते हैं आप, फुल स्पीड से फेंक सकते हैं। पेपर लेके उठा के फेंक के बताओ। आपको स्पीड भी देना है तो उसमें मास रहना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ मैं, क्रिकेट का बॉल रहता, जो रियल क्रिकेट रहता, या बच्चे वो ग्रीन कलर का बॉल या ऑरेंज कुछ रहता ना वजनदार, उसको फेंक सकता। वो छोटे बच्चों का आता देखो प्लास्टिक का, उसको उतना दूर फेंक सकते हैं अपन, बीच में आवाज़ें इधर उधर हो जाता, समझे। तो मास रहना पड़ता। तो इसकी स्पीड कितनी लगी, हार्डली 1 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 मीटर पर सेकंड भी बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता 18/5 मीन्स 3 किलोमीटर पर सेकंड नियरली, उससे ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। चलो इतना मान के चलेंगे अपन। सो नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा mb इज इक्वल्स टू h/4π। इसका वैल्यू अपन लाए थे, बोल दो बेटा मुझे। डेल्टा एक्स इंटू दिस वन इज मास 1 इंटू 10⁻³ दिस वन इज 1 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या आया था, हाँ बेटा 0.05 इंटू 10⁻³ आया ना। हाँ, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.058 इंटू, ये कैंसिल कर दो, मैं कर दिया, बाई 1 ही डालूंगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.058 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलूँ मैं, इंटू 100, 5.8 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो हाँ बोलो, 10⁻1 मीटर इक्वल्स टू, हाँ बता क्या बेटा, h/4π m की वैल्यू है, तो फिर ये लगाने की जरूरत ही नहीं है ना मेरे को। देखो बेटा, तो v इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0.058 इंटू 10⁻³ बाई m। m का वैल्यू कितना है, 10⁻³ वही चाहिए ना। अगर नहीं, ये पूरे का वैल्यू है तो लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.058 इंटू 10⁻³ मीटर
ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत छोटी है, समझे? कितनी छोटी है मैं बता देता हूं। ये पेन में यहाँ रखा, आप देख लो पेन रखो सा है ना। अब ये पेन रखो सा है तो ये पेन को आप देख के बोल सकते हैं बोर्ड से कितना दूर है, बोल सकते हैं सर इतना है, बोल सकते ना, ये वजनदार है बोल के। अगर सिर्फ एक डॉट डाल दूं मैं, छोटा सा डॉट, ये डॉट डाल दिया, अब ये डॉट का मेजरमेंट करूंगा मैं तो कितना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा एग्जैक्ट नापने के लिए मेरे को? वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं है, बहुत छोटा रहता वो, उसका कैलकुलेशन करना पोजीशन, जैसा मैं बता देता हूँ। इन कहाँ पर है बोल तो आप अभी बोल सकते हैं पोजीशन ये है, इनकी वेलोसिटी 0 है, समझे? एक डस्ट पार्टिकल मेरे हाथ पे है, कहाँ पर है बोल तो हाथ पे है, कहाँ पर है बोल तो हाथ पे है, जैसा इनका बोल रहा हूँ। कहाँ पर है? इन फर्स्ट बेंच पे। फर्स्ट बेंच पे कहाँ पे? कॉर्नर पे, बोल सकते ना। अब ये हाथ पे कहीं तो भी डस्ट पार्टिकल रखा, कहाँ पर है बोले तो सिर्फ ऐसा बोलो लेफ्ट है राइट है, ऐसे ही बोल लो और कुछ भी नहीं होता। अब वो डस्ट पार्टिकल ये अपने आप, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं रहता, जैसा आप लोग सनलाइट के अंदर पार्टिकल्स को देखते हैं ना भागते हुए, उसको कोई धक्का दे रहा है, अपने आप भाग रहे हैं उन लोग, अपने आप भाग रहे। तो इसके ये जो पार्टिकल मेरे पाम पे रहेगा वो भी अपने आप मोशन कर सकता, समझे? तो उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग क्या बोले मालूम है, जितना मास कम होता जाएगा उसका कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, जैसा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन थोड़ा भी मास कंसिडरेबल हो गया, कंसिडरेबल बोलते हो 1 ग्राम कंसिडरेबल है या नहीं है? काम का है काम का नहीं है? नमक है तो काम का नहीं है, वही सोना है तो काम का है ना? करेक्ट। 1 ग्राम सोना बोलते कितना होता आज? कितना होता है? 7,000 रुपीज, 7,000 होता ना। और मिलीग्राम ले लिए तो 700 ग्राम, 700 रुपीज होता। तो उसका वैल्यू है अपने लिए, यानी कंसिडरेबल है। इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडरेबल है ही नहीं, इतना कम है, तो उसके लिए अप्लाई करो किसको? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लेकिन जो कंसिडरेबल मास है उसको अप्लाई नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फेल्यूर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल पहला, इन केस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ है बोले, कौन बोले? नील्स बोर। इन तो बोले पाथ रहता ही नहीं, तो इनके हिसाब से तो नील्स बोर फेल हो गए ना। अब नील्स बोर इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करके रेडियस भी निकाल दिए, वेलोसिटी भी निकाल दिए, क्या क्या निकाल दिए। नाउ radius of orbit and energy of electron with by considering very small mass, बहुत कम मास था वो। हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।